Jai Hind दोस्तों, welcome back to Smart IAS Foundation. You are watching Pretty Secure with me Raj Gaurav, and on today February 3 we will discuss these topics from current affairs. आज के Pretty Secure के सेशन में हम लोग करंट अफेयर्स के इन टॉपिक्स को MCQs के हेल्प से डिटेल में डिस्कस करेंगे. पहला टॉपिक जो आज हम डिस्कस करेंगे वो एक टर्म से रिलेटेड है. दैट टर्म इज स्टील स्लैग. स्टील स्लैग किस काम का आता है, इसका पर्पस क्या होता है, क्यों इसे यूज करते हैं, इसका पूरा डिटेल एनालिसिस हम लोग करेंगे. द सेकंड वुड बी स्पीसीज बेसिलस सब्टिलिस. बेसिलस सब्टिलिस, तो सबसे पहले तो ये जानना है कि ये स्पीसीज किस से रिलेटेड है. अगर थोड़ा सा इसके नाम पर ध्यान दो तो बेसिलस वर्ड है, यहाँ से थोड़ा हिंट तुम ले सकते हो कि ये बैक्टीरिया से रिलेटेड है. ओके, वेरी गुड. अब इसका क्या स्पेसिफिकेशन हो गया, क्यों इसे न्यूज में मेंशन किया गया है, क्या किसी डिजीज से रिलेटेड है या फिर बेनिफिशियल बैक्टीरिया है, क्योंकि बेनिफिशियल भी बैक्टीरियाज होते हैं. जैसे किसी बेनिफिशियल बैक्टीरिया का नाम बता सकते हो क्या, किसी बेनिफिशियल माइक्रोब का नाम अगर बता सकते हो तो कमेंट सेक्शन में बताओ. हो सकता है सुबह सुबह तुमने दही खाया हो, कर्ड में मिलता है ये बैक्टीरिया, तो आप नाम बता सकते हो, एक हिंट भी मिल गया तुम्हें. थर्ड होगा आर्टिकल 15 और उसका सब क्लॉज 5, इसका डिस्कशन करेंगे हम. कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड इसके प्रोविजंस क्या है, फंडामेंटल राइट का एक पार्ट है बट न्यूज में भी मेंशन रहा. फोर्थ, सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स मेला. सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स फेयर इंडिया के किस पार्ट में लगाया जाता है, विथ विच सिग्निफिकेंस, दैट वुड बी डिस्कस. द फिफ्थ वुड बी इंग्लिश चैनल रिलेटेड टू वर्ल्ड मैप. इंग्लिश चैनल एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट जो यूरोप में पड़ता है, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में प्राइमरली, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन माना जाता है. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में भी इंपॉर्टेंट था, अब भी इंपॉर्टेंट है. क्या इसके स्पेसिफिकेशन है, वर्ल्ड मैप में कैसे इंपॉर्टेंट होता है, वो सारा डिस्कस करेंगे. फिर कल वाले प्रैक्टिस क्वेश्चंस को मैं तुम्हारे लिए डिस्कस करूंगा और आज के नए प्रैक्टिस क्वेश्चन. और ये जो सारा सेशन है इसका पीडीएफ कमेंट सेक्शन में आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो. सो कम टू द वेरी फर्स्ट टॉपिक, द स्टील स्लैग. इट वाज मेंशन्ड इन द न्यूज, आप यहाँ पे अपडेट देख सकते हो ऑल इंडिया रेडियो का, दैट द ऑनरेबल मिनिस्टर्स एंड अदर सच डिग्निटरीज व्हाट दे आर सेइंग, दैट वाइडर एडॉप्शन ऑफ स्टील स्लैग टेक्नोलॉजी कुड हेल्प स्टेट्स बिल्ड मोर रेजिलिएंट रोड्स, सेज मिनिस्टर जितेंद्र सिंह. मिनिस्टर जितेंद्र सिंह क्या बोल रहे हैं कि अगर स्टील स्लैग टेक्नोलॉजी का ज्यादा यूज किया जाएगा तो रोड कंस्ट्रक्शन और ज्यादा रेजिलिएंट हो सकता है. ठीक है, तो एक चीज हमें मालूम पड़ गया कि स्टील स्लैग का यूज करने से रोड की रेजिलियंसी बढ़ेगी. और जब भी सरकार ऐसे किसी चीज को प्रमोट करती है तो सरकार ये भी देखती है कि वो एनवायरमेंट फ्रेंडली भी हो. ये भी हमें दिमाग में रखना है. अब आते हैं हम क्वेश्चन पे. पहला स्टेटमेंट क्या, इट एक्ट्स एज ए बैरियर मटेरियल दैट प्रमोट्स द लीचिंग ऑफ हेवी मेटल्स इनटू द एनवायरमेंट एट वेस्ट साइट्स. पहला स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि इस मटेरियल के यूज करने से हेवी मटेरियल का लीचिंग होता है ग्राउंड में. डू यू थिंक कि हम ऐसे किसी मटेरियल को यूज करेंगे जिसे हेवी मटेरियल्स लीच करते हुए धीरे धीरे डिप करते हुए कहा जाए ग्राउंड तक? बिल्कुल नहीं, हम ऐसा मटेरियल यूज नहीं करेंगे. सो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि इससे एनवायरमेंट फ्रेंडली नेचर नहीं आएगा. एक्चुअली में जो स्टील्स लगे ना वो हेवी मटेरियल के लीचिंग को, हेवी मटेरियल्स के लीक को रोकने का काम करता है. Second, it is composed primarily of silicates and oxides of calcium, magnesium, manganese and aluminium. Yes, it is correct. इसमें इन सारे ये जो भी आपको एलिमेंट्स दिख रहे हैं इसके सिलिकेट्स एंड ऑक्साइड्स प्रेजेंट रहते हैं. थर्ड, इट्स हाई ऑक्साइड मिनरल कंटेंट. ये सारे जो मिनरल्स हैं इनका हाई ऑक्साइड कंटेंट इसमें रहता है. फोर्सेस हेवी मेटल्स टू ड्रॉप आउट ऑफ वाटर रन ऑफ, एडिंग इन वाटर ट्रीटमेंट. जैसे सपोज मान लो कि वाटर रन ऑफ किसी रीजन से हो रहा है और उसमें अगर हेवी मेटल प्रेजेंट है तो ये हमारा स्टील स्लैग क्या करता है ना, उन हेवी मेटल्स को एब्जॉर्ब कर लेता है जिससे वो हेवी मेटल अब ग्राउंड वाटर तक नहीं पहुंचता है. एंड दैट्स व्हाई दिस कैन बी यूज्ड इन वाटर ट्रीटमेंट एज वेल. सो सेकंड एंड थर्ड करेक्ट हैं, पर हमें ढूंढना क्या था, देखो बड़े बड़े शब्दों में लिखा हुआ है, क्या ढूंढना है, इनकरेक्ट. सो आंसर क्या होगा हमारा, वन ओनली, वन इज द इनकरेक्ट. ओके, वेरी गुड. सो नाउ लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन. स्टील स्लैग का जो मेन प्रोडक्शन होता है वो प्रोडक्शन सोर्सेस मेनली हम कहाँ से ड्रॉ करते हैं, इलेक्ट्रिकल आर्क फर्नेसेस से. इलेक्ट्रिकल आर्क फर्नेस और बाकी जो फर्नेसेस होते हैं जहां पर हम आयरन ओर को मेल्ट करते हैं, जैसे आप ये पिक्चर देख सकते हो, यहाँ से ना स्टील स्लैग को एक्सट्रैक्ट किया जाता है. मतलब ये एक टाइप का बाई प्रोडक्ट हो गया, पर बड़ा यूजफुल बाई प्रोडक्ट है. बाई प्रोडक्ट के यूजफुलनेस का आप पहला फीचर तो यहाँ देख लो, प्रॉपर्टी क्या कि हाई इंपैक्ट एंड क्रशिंग स्ट्रेंथ होता है. इसका जो इंपैक्ट होता है, क्रशिंग स्ट्रेंथ काफी बढ़िया होता है, इवन कई नेचुरल स्टोन एग्रीगेट से ज्यादा मजबूत होता है. एंटी स्किड भी होता है. एंटी स्किड होने की वजह से ना इट इज गुड फॉर रोड्स, क्योंकि रोड कंस्ट्रक्शन में हमें एक ऐसा मटेरियल चाहिए विच प्रोवाइड बेटर फ्रिक्शन, ऐसा फ्रिक्शन प्रोवाइड करे कि टायर्स स्कीड भी ना करें और काम भी हो जाए. अपार्ट फ्रॉम दिस, अब अगर हम इसको रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में इसके यूजेस की बात करें और एनवायरमेंटल रेमेडीज की बात करें तो ये बैरियर मटेरियल के रूप में वर्क करता है, विच एक्चुअली प्रिवेंट द लीचिंग ऑफ हेवी मेटल. As well as it also helps in water treatment and acid neutralization.
सो स्टील स्लैग के बाकी एंटी फ्रिक्शन प्रॉपर्टीज भी हैं एज वेल एज एनवायरमेंटल प्रॉपर्टीज भी हैं यहाँ पर। दैट्स व्हाई स्टील स्लैग इज अ गुड ऑल्टरनेटिव फॉर यूजिंग इट इन रोड कंस्ट्रक्शन। ऑल क्लियर? कम टू द सेकंड टॉपिक, बैसिलस सबटिलिस। बैसिलस सबटिलिस, यहाँ पे आप एक न्यूज देख सकते हो दैट केरला इज प्लानिंग इंडियाज फर्स्ट स्टेट बैक्टीरियम टू बूस्ट गुड माइक्रो। बहुत अच्छा, केरला ने कई बार ऐसा कुछ काम किया है ना जो इंडिया में फर्स्ट स्टेट के रूप में जाना जाता है, और अब वही चीज हो रहा है, केरला पहली बार अपने स्टेट का एक बैक्टीरिया डिक्लेयर करेगा, जिससे कि बैक्टीरिया को लेकर एक पॉजिटिव इमेज या एक पॉजिटिव अवेयरनेस लोगों के बीच क्रिएट हो। पीपल स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट द पॉजिटिव और बेनिफिशियल एस्पेक्ट्स ऑफ द माइक्रोब्स। यही केरला का टारगेट है इस स्टेट बैक्टीरियम को डिक्लेयर करने से। ठीक है, पहला स्टेटमेंट देखते हैं बैसिलस सबटिलिस से रिलेटेड। Bacillus subtilis is a spore-forming bacterium recently declared as the state microbe of Kerala to highlight the role of microbes in agriculture and sustainability. बिल्कुल ये सही बात है। Bacillus subtilis जो है ये ना अपने स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरियम के लिए जाना जाता है, जिससे इसको काफी एक स्ट्रेंथ, इसका जो स्ट्रक्चर बनता है वो काफी स्ट्रॉन्ग बनता है। एंड इट ऑल्सो हाईलाइट्स द बेनिफिशियल रोल ऑफ माइक्रोब्स इन एग्रीकल्चर एंड सस्टेनेबिलिटी। एग्रीकल्चर में इसका रोल है, फूड प्रोडक्शन में इसका रोल है, जो कि सस्टेनेबिलिटी की तरफ इशारा भी कर रहा है। पहला स्टेटमेंट पूरी तरह से करेक्ट है। Second, it is the same bacterium that was declared the national microbe of India in 2012 due to its essential role in fermentation of curd. एक्चुअली यहाँ पे स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, क्यों? क्योंकि 2012 में, आज से कई सालों पहले, पर अब तुम्हें याद रखना है, इस बैक्टीरिया को नहीं, बैसिलस सबटिलिस को नहीं, बल्कि लैक्टोबैसिलस, जिससे हम दही बनाते हैं या दही में जो यूज होता है, ये देखो लैक्टोबैसिलस, इस लैक्टोबैसिलस को नेशनल बैक्टीरिया या नेशनल माइक्रोब डिक्लेयर किया गया था। सो अभी केरला बैसिलस सबटिलिस को डिक्लेयर कर रहा है, हालांकि इसका यूज भी एग्रीकल्चर में और फूड प्रोडक्शन में होता है, बट दैट इज डिफरेंट फ्रॉम लैक्टोबैसिलस व्हिच इज प्राइमरली यूज्ड इन फर्मेंटेशन ऑफ कर्ड्स, दही में। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट एंड दूसरा रॉन्ग। आंसर क्या होगा भैया हमारा? सी। ठीक है, चलिए अब हम बैसिलस सबटिलिस की बात कर ले तो बैसिलस सबटिलिस एक ग्राम पॉजिटिव रॉड शेप्ड बैक्टीरिया होता है which is naturally found in soil, and when something is naturally found in soil then it can be used in agriculture. देन दूसरी बात क्या, ह्यूमन गट में भी ये बैक्टीरिया पाया जाता है एंड फूड के फर्मेंटेशन में इसका यूज किया जाता है। स्पोर फॉर्मिंग की जहां तक बात हुई थी, तो जैसा मैंने तुम्हें बताया, ये स्पोर्स फॉर्म करता है जिससे कि काफी टफ एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में या एक टफ स्ट्रक्चर इसको मिल जाता है, तो एक्सट्रीम इन्वायरमेंट जैसे गर्मी के केस में या एसिडिटी के केस में भी ये बैक्टीरिया सर्वाइव कर सकता है। नाउ हाउ दिस इज यूजफुल, अब ये इसके एक टफ स्ट्रक्चर की वजह से एग्रीकल्चरल यूजेस में, या फिर सपोज गट बैक्टीरिया, जो गट हेल्थ है, सपोज किसी के बॉडी में एसिडिटी, किसी के पेट में एसिडिक फॉर्मेशन ज्यादा हो रहा है, तो अगर बैसिलस सबटिलिस उसके पेट में इंसर्ट किया जाएगा तो उस एसिडिक कंडीशन में वो एसिड को न्यूट्रलाइज करने का काम करेगा। ये सारे इसके स्पोर फॉर्मिंग प्रॉपर्टीज के वजह से होते हैं। इट हैज अ प्रोबायोटिक नेचर बिकॉज ऑफ दैट, एज वेल एज इट इज यूज्ड इन इंडस्ट्रीज फॉर प्रोड्यूसिंग एंजाइम्स, एंजाइम के प्रोडक्शन में भी इसका यूज होता है। तो ये हो गया बैसिलस सबटिलिस। अब इस सिग्निफिकेंस, इस इनिशिएटिव का सिग्निफिकेंस क्या है? इस इनिशिएटिव का एक मेन सिग्निफिकेंस हो गया पैराडाइम शिफ्ट। बैक्टीरिया को लेकर मेनली लोगों के बीच कंसर्न क्या रहती है कि बैक्टीरिया डिजीज एजेंट्स होते हैं, बट नो, दे आर नॉट जस्ट द डिजीज एजेंट्स, समटाइम्स दे आर बेनिफिशियल, समटाइम्स दे आर इसेंशियल। जैसे लैक्टोबैसिलस, ये तो बहुत पहले से इसेंशियल है और 2012 में इसको नेशनल माइक्रोब भी डिक्लेयर किया गया था। ठीक है, सेक्टरल बूस्ट भी, एग्रीकल्चर, हेल्थ, एनवायरमेंट, सस्टेनेबिलिटी, इन चीजों में भी बूस्ट को ये इनिशिएटिव, केरला का इनिशिएटिव और ज्यादा आगे पुश करेगा। ठीक है, अच्छा, सो इंडिया 2012 में लैक्टोबैसिलस को नेशनल माइक्रोब डिक्लेयर कर रहा है एंड द वेरी फर्स्ट स्टेट व्हिच हैज डिक्लेयर्ड इट्स ओन माइक्रोब इज केरला। सो केरला हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू डिक्लेयर इट्स स्टेट माइक्रोब। आगे हम देखते हैं कि बाकी स्टेट भी क्या करते हैं। थर्ड टॉपिक था आर्टिकल 15 के सब क्लॉज 5 से रिलेटेड। वो न्यूज में इसलिए रहा बिकॉज कांग्रेस वाज डिमांडिंग द सेंटर टू इंश्योर रिजर्वेशन इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस अंडर आर्टिकल 15(5). किस पर्सपेक्टिव में कांग्रेस यहां बात कर रही थी? विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल, ये पार्ट देखो, विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल 2025। दिसंबर में ये बिल प्रेजेंट होता है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था हायर इंस्टीट्यूशंस के रेगुलेशंस को, हायर इंस्टीट्यूशंस के परफॉर्मेंस को, हायर इंस्टीट्यूशंस के ओवरऑल रैंकिंग को इंप्रूव करना। हालांकि ये बिल के से रिलेटेड डिटेल्स भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे, सॉरी,
आज हमारा प्राइमरी डिस्कशन किस चीज को लेकर होगा, आर्टिकल 15 के क्लॉज 5 से। चलिए पहला स्टेटमेंट क्या, इट वॉज इंसर्टेड बाय द 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2005 टू प्रोवाइड फॉर रिजर्वेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। एकदम करेक्ट है, आर्टिकल 15 का ये जो 5th क्लॉज है ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन प्रोवाइड करने के लिए 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इंसर्ट किया गया था। The scope of this article extends to all private educational institutions, including minority educational institutions protected under Article 31. ये एक्चुअली में कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हो गए। इस स्टेटमेंट का दो पार्ट, पहला पार्ट सही है कि ये आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 5 ये एक्चुअली प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी या प्राइवेट एडेड इंस्टीट्यूशंस में भी रिजर्वेशन को बढ़ाएगा या रिजर्वेशन वहां अवेलेबल करवाएगा, बढ़ाएगा नहीं। इसको ऐसे देखते हैं दैट इट वुड इंक्रीज द स्कोप ऑफ रिजर्वेशन इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस बट नॉट दोज प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस विच आर माइनॉरिटी फंडेड, या जिनके पास माइनॉरिटी स्टेटस है वहां पर एप्लीकेबल नहीं होगा। सेकंड रॉन्ग है। Third, in the Pramati Educational and Cultural Trust case 2014, the Supreme Court declared Article 15(5) unconstitutional as it violated the basic structure of the Constitution. अगर ऐसा होता तो क्या कांग्रेस अभी डिमांड करती किसी ऐसी चीज का जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट बताया है? बिल्कुल डिमांड नहीं करती। सो थर्ड स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गया। हमें इनकरेक्ट ढूंढना था। हाउ मेनी आर इनकरेक्ट? 1 2। सो नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स पूछ रहे हैं हाउ मेनी, तो आंसर क्या होगा? ओनली 2 बिकॉज 2 स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। ओके, चलिए अब हम आर्टिकल 15 के सब क्लॉज 5 की बात करें तो 93rd अमेंडमेंट से इसको इंक्लूड किया गया सो दैट एससी एसटी एंड सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस दैट इज ओबीसी को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन अवेलेबल करवाया जा सके एक्सेप्ट दोज इंस्टीट्यूशंस व्हिच आर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। अब ये प्रोवाइड करने का काम पब्लिक एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में स्टेट कर सकता है। कांग्रेस ने डिमांड किया कि जब अब विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल 2025 लोकसभा में लाया गया जो कि अभी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास है, तो केंद्र सरकार क्यों नहीं ऐसा करती है कि ये रिजर्वेशन प्रोविजन इसी विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान के अंदर इंक्लूड कर दिया जाए सो दैट इक्वली पूरे भारत में एप्लीकेबल हो। अभी फिलहाल ये स्टेट वाइज इंप्लीमेंट होता है। बाकी हम इस आर्टिकल 15(5) की बात करें तो 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको बोला कि ओके दिस इज फाइन, दिस इज नॉट चैलेंजिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड दैट्स व्हाई आर्टिकल 15 एंड इट्स क्लॉज 5 इज वैलिड, इट हैज नॉट बीन डिक्लेयर्ड इनवैलिड। याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल की बात कर लें तो विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल 2025 को 2025 के दिसंबर में पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया गया टू इंप्लीमेंट द गोल्स ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी स्पेशली कीपिंग हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन माइंड, कि हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की क्वालिटी, उनका रेगुलेशन, उनका स्टैंडर्ड, ये सारी चीजें इंप्रूव करने के लिए अब हम सीधे एक ही इंस्टीट्यूशन बनाएंगे। उस इंस्टीट्यूशन का नाम होगा विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान। हालांकि ये जो बिल है अभी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास है, तो आगे जब ये बिल वहां से पास होकर प्रेसिडेंट से इसको असेंट मिल जाएगा तो ये एक्ट के रूप में पास हो जाएगा एंड थ्रू दैट इट वुड रिपील यूजीसी, एआईसीटीई एंड एनसीटीई। ये सारे इंस्टीट्यूशन खत्म होंगे और पूरे भारत में हायर एजुकेशन को रेगुलेट, उसके स्टैंडर्ड्स को इंप्रूव करने के लिए, क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन बचेगा। कौन सा इंस्टीट्यूशन? विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान नाम का इंस्टीट्यूशन। ओके, Come to the next topic. The next topic is सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स मेला और सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स फेयर। सबसे पहली बात ये चेक करना कि ये सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट फेयर कहाँ लगता है, तो ये सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट फेयर लगता है हरियाणा में। कहाँ? हरियाणा, राइट। इंडिया का एक स्टेट जो एनसीआर में पड़ता है, राइट, नेशनल कैपिटल रीजन के पास है। अब इसके ऊपर आते हैं। पहला स्टेटमेंट, इट इज हेल्ड एनुअली एट सूरजकुंड इन हरियाणा एंड इज कंसिडर्ड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्राफ्ट फेयर शोकेसिंग हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम। बिल्कुल, ये वर्ल्ड के लार्जेस्ट क्राफ्ट फेयर्स में से एक है, या इसको कई जगहों पर वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्राफ्ट फेयर माना गया है जहां पर हैंडीक्राफ्ट या हैंडलूम्स को प्रेजेंट करने का काम किया जाता है। एनुअली ये मेला लगता है सूरजकुंड हरियाणा में। दूसरा स्टेटमेंट, द सूरजकुंड रिजर्वायर वाज कंस्ट्रक्टेड इन द 10th century by King Surajpal of the Tomar dynasty primarily as a rain water harvesting structure। ये स्टेटमेंट भी सही है कि इसको बनाने का काम 10th सेंचुरी में राजा सूरजपाल ने किया था जो कि राजपूत रूलर थे तोमर डायनेस्टी के, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए। ऐसे कई रेन वाटर हार्वेस्टिंग के मेजर्स राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली में आपको मिलते हैं जिसको हम बावली या बावरी कह के बुलाते हैं। कई बार मैंने क्लास में डिस्कस भी किया है। चलो तुम्हारे लिए एक और क्वेश्चन भी कि रानी की बावली या रानी की बावरी किस रुपीज कौन से नोट के पीछे रिप्रेजेंट किया गया है, इसको ये आप सर्च कीजिएगा।
Third statement, the Surajkund Reservoir is circular in shape and represents Mughal style architecture. Actually ये complete circular भी नहीं है, semi spherical है और मुगल स्टाइल आर्किटेक्चर नहीं, एक्चुअली राजपूत आर्किटेक्चर ऑफ अरावली रीजन को शोकेस करता है। तो यहाँ पे 1 and 2 ओनली करेक्ट है, हमारा आंसर 1 and 2 ओनली है। बाकी हम डिटेल की बात करें, सबसे पहले इस पिक्चर को देख लो। इट इज नॉट कंप्लीटली सर्कुलर, सेमी स्फेरिकल नेचर में है। यहाँ पे ऐसे सीढ़ियां बनी हुई है, मतलब एम्पी थिएटर के फॉर्म में इसको बनाया गया है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो सके, ड्राई रीजन में पहले के राजा लोग या पहले के लोग ये चीज पहले से ख्याल रखते थे कि अगर बारिश कम होगी और नदियों में पानी कम है तो हम रेन वाटर, जब कभी अच्छी बारिश हुई तो हम उसको हार्वेस्ट करके स्टोर करके रख लें, इसलिए बाउली या सूरज कुंड जैसे स्ट्रक्चर बनाए जाते थे। तो ये काम तो हमारा हो गया, जिसमें किसने बनाया था वो चीज भी हम देख चुके हैं, राइट। अब ये मेला हर साल ऑर्गेनाइज किया जाता है बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री एंड द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। ये सारे कोलिब्रेट करके इस सूरजकुंड मेला को ऑर्गेनाइज करने का काम करते हैं, जहां पे ना सिर्फ हरियाणा बल्कि बाकी देश के भी आर्टिस्ट अपने हैंडलूम को, अपने कल्चरल हेरिटेज को शोकेस करने का काम करेंगे। ठीक है, हम इस थिएटर की बात कर लें, हम इस सूरज कुंड की बात कर लें। कुंड मतलब जैसे आप शिव सागर जाओगे, आपको वहां पे शिव डोल मिलेगा, है ना। बावली, आपको उग्रसेन की बावली जिसमें पीके मूवी की शूटिंग हुई थी दिल्ली में, उसी तरह से ये सूरज कुंड है। तो इस सूरज कुंड की बात करें तो सेमी सर्कुलर मैनर में ये सूरज कुंड बनाया गया, अरावली हिल आर्किटेक्चर या राजपूत आर्किटेक्चर को फॉलो करते हुए, राइट। ये मेनली रेन वाटर हार्वेस्टिंग का काम करता था, जो कि उस रीजन में काफी जरूरी है। अब यहीं पर इस पानी के बीच में नहीं, मतलब इसी रीजन में क्या किया जाता है, इसके आसपास वाले रीजन में यहीं पर प्रॉपर्ली अरेंज करके ये मेला ऑर्गेनाइज किया जाता है। ये मेले का इस बार 39th एडिशन है, मतलब कई सालों से ये मेला चला रहा है, इस बार 39th एडिशन है। इस 39th एडिशन में उत्तर प्रदेश को थीम स्टेट के रूप में सेलेक्ट किया गया है, मीन्स उत्तर प्रदेश के स्टेट क्राफ्ट को यहाँ पे शोकेस किया जाएगा। सो इट वुड ओवरऑल बूस्ट द इकोनॉमिक कैपेसिटी ऑफ द स्टेट्स विच आर पार्टिसिपेटिंग एज वेल एज द कल्चरल डिप्लोमेसी थ्रू इंक्लूडिंग डिफरेंट स्टेट्स। Okay. Now, fifth, last but not the least topic is about English Channel. You can see here news here that UK's Royal Navy tracks Russian vessels sailing through English Channel. सबसे पहले इंग्लिश चैनल का मैप देखें। देखो, वर्ल्ड मैप, इंडिया का मैप, ये सारे मैप्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए आप क्लास में भी मैप वर्क करते हो और आज यहाँ पर भी देख सकते हो। ये आप यहाँ देख सकते हो यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड, और इधर क्या पड़ रहा है, फ्रांस, और इन दोनों के बीच में क्या है, ये एक वाटर चैनल जिसको हम किस नाम से बुलाते हैं, इंग्लिश चैनल के नाम से। तो यहीं पर अभी एक रशियन वेसल देखा गया, इसलिए इंग्लिश चैनल न्यूज में आ गया। तो रशियन वेसल क्यों दिखा वो हमारे लिए कंसर्न नहीं है, हमारे लिए कंसर्न क्या है कि हम इस मैप में इंग्लिश चैनल को समझ लें। अब मैप को ध्यान से देखो, तुम्हारा क्वेश्चन यूं बन जाएगा। मैप के ऊपर आप नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन देख सकते हो, ये किधर पड़ेगा, इसके नॉर्थ ईस्ट में पड़ेगा ना, इंग्लिश चैनल के। तो इंग्लिश चैनल के नॉर्थ ईस्ट में आपको क्या दिख रहा है, नॉर्थ सी, और इंग्लिश चैनल के साउथ वेस्ट में आपको क्या दिख रहा है, ये साउथ वेस्ट वाला रीजन है ना, साउथ वेस्ट वाला रीजन। साउथ वेस्ट में आपको क्या दिख रहा है, अटलांटिक ओशन। तो हमें लोकेशन मालूम पड़ गया कि इंग्लिश चैनल जो कि ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में है, इसके साउथ वेस्ट में अटलांटिक ओशन है और नॉर्थ ईस्ट में नॉर्थ सी है। ठीक है, यहाँ पर एक स्ट्रेट भी है, पतला सा पैसेज है, स्ट्रेट ऑफ डोबर, काफी नैरो दिख रहा है ना। ये वाला पार्ट देखो ज्यादा वाइड है ना, ये वाइड ज्यादा है, विड्थ ज्यादा है, यहाँ पे नैरो पैसेज है। एक्चुअली स्ट्रेट ऑफ डोवर बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है, बट नैरो होने की वजह से ना यहाँ पे ट्रैफिक बना रहता है। इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड द बिजिएस्ट ट्रेड रूट, बिजिएस्ट ट्रेड रूट में भी इसको कंसिडर किया जाता है। चलिए, अब यही हमारे क्वेश्चन से, हमारा क्वेश्चन बनाने में हेल्प करेगा। पहला स्टेटमेंट क्या, इट सर्व्स एज अ कनेक्टिंग आर्म बिटवीन द नॉर्थ सी टू द साउथ वेस्ट एंड द अटलांटिक ओशन टू द नॉर्थ ईस्ट। अब ये चीज हम मैप देखकर बता सकते हैं कि नहीं, कि भैया नॉर्थ सी साउथ वेस्ट में नहीं, नॉर्थ सी एक्चुअली में कहां पर है, नॉर्थ ईस्ट में है। पहला स्टेटमेंट रॉन्ग, इसलिए मैप देखना है गाइज। दूसरा, द स्ट्रेट ऑफ डोवर रिप्रेजेंट्स द वाइडेस्ट ज्योग्राफिकल पॉइंट। ये वाइडेस्ट लग रहा है, वाइडेस्ट तो यहां पर है ना, ये तो क्लोजेस्ट लग रहा है, नैरोएस्ट। सेकंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गया, हालांकि बिजिएस्ट शिपिंग रूट है, लेकिन बिजिएस्ट शिपिंग रूट है, लेकिन काफी क्लोज है, नैरो है। थर्ड, द चैनल टनल इज एन अंडर सी रेल टनल दैट कनेक्ट्स फोकस्टोन इन इंग्लैंड टू कोकेलस इन फ्रांस। यस, यहाँ पर ना एक टनल बनाया गया है। ये टनल से क्या होता है, एक यहाँ से रेलवे, ये चैनल टनल, ये रुको मैं पूरे स्क्रीन को क्लियर करता हूँ, स्क्रीन को क्लियर किया, हाँ। ये जो आप लाइन देख रहे हो ना, ये डॉटेड लाइन, यहाँ पर एक टनल है, बड़ा अच्छा इंजीनियरिंग का एग्जाम्पल है। इस टनल से ट्रेन पास करती है, तो यहाँ फ्रांस और ब्रिटेन को कनेक्ट करने का काम करता है। तो ब्रिटेन और फ्रांस से ट्रेन सर्विसेज भी इस टनल के थ्रू पॉसिबल हो सकी है। वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इंजीनियरिंग। दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट, ऑपरेटिंग है, ये अभी तक चल रहा है। सो करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा, करेक्ट ढूंढना है तो 3 ओनली, इनकरेक्ट ढूंढना होता तो हम 1 and 2 ओनली चूज करते।
ओके, सो दिस वाज द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू इंग्लिश चैनल जो कि मैंने तुम्हें यहाँ पर बता दिया है। एक बार आप इस नोट्स को भी पढ़ लीजिए। ये इंग्लिश चैनल बड़ा इंपॉर्टेंट था गाइस वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में भी, जब हिटलर ने फ्रांस को ऑक्यूपाई करने के बाद, फ्रांस को तो हिटलर ने 2 वीक के अंदर हरा दिया था, फिर अगला टारगेट था ब्रिटेन, लेकिन इस इंग्लिश चैनल को हिटलर की नेवी क्रॉस नहीं कर पा रही थी, इस वजह से ब्रिटेन की जान बच गई थी। नेपोलियनिक वॉर में भी हुआ था कि नेपोलियन इंग्लिश चैनल को क्रॉस नहीं कर पाया था, एंड दैट्स वाई ये ब्रिटेन के लिए ना एक्चुअल बैरियर बोलते हैं, नेचुरल बैरियर का, नेचुरल मोट का काम, मतलब बैरियर का काम करता है, जिससे कि ब्रिटेन प्रोटेक्टेड रहता है। वर्ल्ड के बिजिएस्ट शिपिंग लेन में भी इसका नाम आता है, बिकॉज अराउंड 30% 30% ऑफ ग्लोबल गुड्स आर पासिंग थ्रू दिस रूट, ये चीज याद रखिएगा। ओके, बाकी इंग्लिश चैनल का लोकेशन हम डिस्कस कर चुके हैं। अब कल के प्रैक्टिस क्वेश्चन बढ़ाते हैं। कल का पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन था ऑरेंज इकोनॉमी से रिलेटेड। पहले भी इसको हमने डिस्कस किया है इकोनॉमिक्स के क्लासेस में, प्री सिक्योर में। ऑरेंज इकोनॉमी एक्चुअली में क्रिएटिविटी, कल्चर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स को, इकोनॉमिक सेगमेंट को शोकेस करने का काम करता है। तो अब सपोज कल को अरिजीत सिंह, जिन्होंने प्लेबैक सिंगिंग से संन्यास ले लिया है, अगर वो मान लो गुवाहाटी में आकर अपना कॉन्सर्ट करते हैं पर्सनली, इंडिविजुअली, तो हम उसको ऑरेंज इकोनॉमी का पार्ट बुलाएंगे, है ना। वहां आकर ये गाना गाएंगे, अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना। चेक। खैर, पहला स्टेटमेंट करेक्ट। दूसरा क्या, इट इंक्लूड्स एक्टिविटीज वेयर वैल्यू इज डिराइव्ड मेनली फ्रॉम आइडियाज, नॉलेज, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन। बिल्कुल सही, 1 and 2 बोथ आर करेक्ट। करेक्ट ढूंढना था, आंसर क्या होगा, सी। दूसरा क्वेश्चन था वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट 2026 को लेकर, जिसमें ये बताया गया कि इंडिया का क्या स्टेटस है एज पर इट्स डिपेंडेंस ओवर एलपीजी, क्रूड ऑयल एंड सो ऑन एंड सो ऑफ। इसमें पहला स्टेटमेंट क्या था, द यूएई इज इंडियाज फोर्थ लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इंडियाज ऑयल इंपोर्ट्स बिहाइंड रसिया, इराक एंड सऊदी अरेबिया। यस, इट इज करेक्ट। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप चचा ने कल बड़ी वाहवाही लूट ली ये बोलकर कि यूएस ट्रेड डील फाइनल हुआ है और अब इंडिया रसिया से ऑयल परचेज नहीं करेगा। खैर, देखते हैं फ्यूचर में क्या हो, बट अभी तक तो रसिया, इराक एंड सऊदी अरबिया से इंडिया ऑयल परचेज कर रहा था, एंड फोर्थ लार्जेस्ट कहाँ से, यूएई से। पहला स्टेटमेंट करेक्ट। दूसरा, India depends on imports to meet over 88% of its oil demand and around half of its natural gas demand. Yes, it is correct. इसलिए आप ज्यादा अपनी गाड़ी लेकर गेड़ी मारने के चक्कर में ज्यादा ऑयल मत जलाइए। आपके पास भले पैसा हो, लेकिन इसकी वजह से इंडिया के ऊपर प्रेशर पड़ता है, क्योंकि 88% तक ऑयल डिमांड हम बाहर से इंपोर्ट करके लाते हैं। Third, India Energy Week, launched in 2023, is India's flagship global energy platform to promote a secure, sustainable and affordable energy future. बिल्कुल, इंडिया एनर्जी वीक जो कि अभी रिसेंटली ऑर्गेनाइज हुआ, ये पहली बार 2023 में ऑर्गेनाइज किया गया था, सो दैट सिक्योर, सस्टेनेबल, अफोर्डेबल एनर्जी को इंडिया में सबके लिए एक्सेसिबल करवाया जा सके। यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। करेक्ट ढूंढना था, आंसर क्या होगा, ए, ऑल थ्री। बाकी कुछ और इन्फॉर्मेशन भी है, जैसे एलपीजी के 2/3 रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हम इंपोर्ट पे डिपेंडेंट होते हैं। यूएई इंडिया में 11 गीगावाट का नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, सॉरी 11 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्राइवेट क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड होगा। यहाँ पे यूएई की गवर्नमेंट डायरेक्टली नहीं कर रही है, यूएई की गवर्नमेंट से उनकी जो इन्वेस्टमेंट व्हीकल है, अल्टेरा नाम का जो ग्रुप है, वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है। दैट्स वाई इसको वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्राइवेट क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड बुलाया जाता है। ठीक है, बाय द वे इंडिया एंड यूएई के बीच के रिलेशंस भी अभी अच्छे हैं, तो ऐसे इन्वेस्टमेंट प्लान बिल्कुल सक्सेसफुल या आगे भी देखे जाएंगे। अब आज के लिए पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये रिपब्लिक डे परेड के टाइम में लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल्स दिखाई गई थी, शोकेस किया गया था, आप उसके बारे में पढ़कर ये आंसर करोगे। और दूसरा प्रैक्टिस क्वेश्चन जल जीवन मिशन से रिलेटेड है, ये भी न्यूज में मेंशन था। सो ये दो आपके आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन हो गए। कल के प्री सिक्योर के सेशन में फिर हम मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, स्टडी वेल, जय हिंद।